अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। आपको मेरी आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है और लेक्चर स्लाइड्स भी नज़र आ रहे हैं। जी सर। ऑलराइट, आपका कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर से? नो नो क्वेश्चन। सर। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे क्रिप्टोग्राफी में दो तरह के सिस्टम हैं। एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम और एक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों एंड्स पर एक सी की इस्तेमाल की जाती है और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्टर एंड पर एक टाइप की इस्तेमाल होती है और डिक्रिप्शन एंड पे दूसरी की इस्तेमाल होती है। उनको हम प्राइवेट और पब्लिक की का नाम देते हैं, जो दो की इस्तेमाल होती है। जैसा मैंने ड्रॉ भी किया था लास्ट टाइम कि हम अगर सिंपल वे में इस सर्किट को ड्रॉ करें तो एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बेसिकली इस एक एनक्रिप्टर एल्गोरिदम होता है जो चीज़ों को नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को, ये प्लेन टेक्स्ट इसमें एंटर होती है, इसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, जो आपका समथिंग यू वांट टू एनक्रिप्ट, इस तरह से इसमें की दी जाती है इस एल्गोरिदम को, जिसको हम ये के कहते हैं की। और इसके आउटपुट पर साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है जिसको हम सी कहते हैं। अब दूसरे एंड पे ये साइफर टेक्स्ट दूसरे एंड पे चली जाती है, वहाँ पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है आपके दूसरे एंड पे, वहाँ ये सी एंटर होता है, साइफर टेक्स्ट एंटर होती है, यहाँ पर पी एंटर हुआ, के दिया गया और सी आउट हुआ साइफर टेक्स्ट। उस एंड पर साइफर टेक्स्ट एंटर हुई, की उस एल्गोरिदम को भी प्रोवाइड की जाती है और फिर ये डिक्रिप्शन एल्गोरिदम साइफर टेक्स्ट और की को लेके दोबारा प्लेन टेक्स्ट जनरेट कर देता है। तो इस तरह अगर ये साइफर टेक्स्ट यहाँ पे आप स्टोर करें अपने कंप्यूटर पे, तो एनीबॉडी हु लुक्स एट दैट फाइल कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ दिस प्लेन टेक्स्ट। ये स्टोरेज का टाइम पर है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड समबॉडी ओवर हियर मॉनिटर्स, ये मॉनिटर करता है और वो देखता है कि यहाँ क्या कंटेंट्स है, अगेन दे आर नॉट अंडरस्टैंडेबल, दे आर एनक्रिप्टेड। और जो वैलिड यूज़र है जिसको आपने भेजा था और चाहते थे कि वो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सके, वो ये साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके और प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में पढ़ लेता है। तो वैलिड यूज़र उसको पढ़ सकता है, लेकिन इनवैलिड यूज़र जो इन बिटवीन है, इंट्रूडर्स, वो उसको नहीं पढ़ सकते। तो उसकी रीज़न है कि वैलिड यूज़र के पास ये की है, ये की एनक्रिप्ट करते वक्त इस्तेमाल की गई थी, इस एल्गोरिदम में इसको कंबाइन करके एनक्रिप्ट किया था और वही की, सेम की इज यूज टू डिक्रिप्ट एंड गेट द डाटा बैक। ये की जो के हम लिख रहे हैं सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में, सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी, ये की दोनों के पास शेयर्ड होती है, दोनों ये की शेयर करते हैं और एक ही की होती है।
एट द मोमेंट आप इसको समझ लें जैसे पासवर्ड होता है, लेकिन इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट एंड ऑफ बिगर साइज देन पासवर्ड। तो ये सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में है। जब बाद में हम लेटर पार्ट में एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी करेंगे, उसमें भी यही एलिमेंट्स होंगे, एनक्रिप्टर, डिक्रिप्टर, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, लेकिन यहाँ फर्क होगा, ये की दोनों तरफ एक जैसी नहीं होगी। इधर एनक्रिप्ट करने के लिए एक की इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम की पब्लिक होगा, पब्लिक की, पब्लिक, और दूसरी तरफ डिक्रिप्ट करने के लिए की इस्तेमाल करेंगे के प्राइवेट, तो इस तरह एक की पेयर इस्तेमाल होगा एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में। हाउएवर वो भी इसी तरह डिक्रिप्ट करके इंफॉर्मेशन वैलिड यूजर को रीडेबल बना देगा। इसमें ये जो की सिमेट्रिक की में है, ये एक ही होती है, इसको शेयर्ड सेम की, सिमेट्रिक की कहा जाता है, और उसमें उसको पब्लिक प्राइवेट की पेयर कहा जाता है एसिमेट्रिक। तो ये हमारा एक टिपिकल मॉडल ऑफ एन एनक्रिप्शन सिस्टम होगा जिसको हम थ्रू आउट दिस कोर्स कंसल्ट करते रहेंगे। अब हम पहले सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कोर्स का जब मैंने कंटेंट्स बताया तो मैंने बताया था कि कोर्स के इनिशियल पार्ट में हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को सीखेंगे और लेटर पार्ट में एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को सीखेंगे। दोनों केसेस में सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स भी हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं सीखते तो फिर इसके एल्गोरिदम को सही मायनों में इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। आप बहुत सारे मैथ्स के कोर्सेज पहले भी कर चुके होंगे, वो आपके काम आएंगे, यानी वो इसमें यूज होंगे। कुछ मैथ्स जो यूनिक है फॉर क्रिप्टोग्राफी, वो हम एम्फेसाइज करके आपको एडिशनली सिखाएंगे। थोड़ा सा आपका जो कॉलेज अलजेब्रा आपने सीखा है उसका बार बार यूज़ होगा, जिक्र होगा, तो उसको आप अगर चाहो तो ब्रश अप कर सकते हो, क्योंकि वो पार्ट्स हम उसको रिव्यू तो करेंगे क्विकली, लेकिन उस पर हम ज़्यादा टाइम खर्च करना नहीं चाहेंगे, आप उसको खुद रिव्यू कर लीजिए। बहरहाल ये जो पार्ट है जो मैथ्स सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होता है, इसको हम ज़्यादा डिटेल से आपको समझाएंगे। सिमेट्रिक की में आपको मॉड्यूलर अलजबरा समझने की ज़रूरत पेश आएगी, मॉड्यूलर मैथ्स का अलजबरा पेश कर आएगी, और एसिमेट्रिक की में आपको नंबर सिस्टम्स को सीखने की ज़रूरत पेश आएगी। तो ये दो स्पेशलाइज मैथ्स के पार्ट्स हैं जो हमें हर केस में सीखने होंगे। तो फॉर द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वी लुक एट सम मैथ्स which you will be using first, and then we go to the algorithms of symmetric key cryptography. अच्छा, इस पार्ट में जो हमें चीज़ें सीखनी है, पहले तो सीखने के लिए एक्चुअली तो हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक करना है लेकिन जो कुछ मॉड्यूलर अरिथमेटिक में करना है उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंटीजर मैथ्स में आपने सीखे हैं जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो मैं क्विकली वो पार्ट भी आपको रिवाइज करूँगा कि यानी इंटीजर अरिथमेटिक में पहले हम उस तरह की चीज़ें जैसे डिविजिबिलिटी क्या होती है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, और फिर यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या है, ये सब कुछ आप इंटीजर मैथ्स में आपको बताया जाएगा कि इससे क्या मुराद है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्योंकि आपने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में यूज़ करना है,
तो आपको पहले इंटीजर मैथ्स में इसका समझना आसान होगा। फिर हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको बताएंगे, जिससे कुछ और एडिशनल चीज़ें जो मैथ्स में काम आएंगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से डायफंटाइन इक्वेशंस भी सॉल्व करने की एग्जाम्पल हम करेंगे। उसके बाद एक क्विक रिव्यू ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशंस ऑन इंटीजर मैट्रिसेस को किया जाएगा, क्विक रिव्यू। और स्पेशली उसमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपको याद कराया जाएगा कि जो आपने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा था कॉलेज अलजेब्रा टाइम में, उसका एग्जैक्ट तरीका। ये बैकग्राउंड बिल्ड करने से जो हमने इंटीजर मैथ में हम करेंगे, हम विल बी रेडी कि अब हम जो सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के लिए मैथ सीखना चाहते हैं वो हम क्विकली सीख लें। और वो बेसिकली है मॉड्यूलर अरिथमेटिक, मॉड्यूलो ऑपरेशन एंड कॉन्ग्रुएंस। ये बेसिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें हम समझेंगे। और फिर हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फिर हम एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर्स देखेंगे कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद रेजिड्यू मैट्रिसेस के ऑपरेशंस सीखेंगे। रेजिड्यू मैट्रिसेस आर नथिंग बट, जो आप यहाँ पे मैट्रिसेस का अलजेब्रा सीख चुके होंगे, वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक में जब आप यूज़ करते हो तो वो रेजिड्यू मैट्रिसेस कहलाती हैं। और ये क्रिप्टोग्राफी में एक्सटेंसिवली यूज होती हैं। एंड में हम यहाँ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन सिंगल को सीख चुके हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम सेट ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस बाय यूजिंग दीज रेजिड्यू मैट्रिसेस जो हमने यहाँ सीखा था, क्योंकि आप नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस से सॉल्व करते हो। जब आप नॉर्मल इंटीजर बेस्ड लीनियर इक्वेशंस थी तो हमने उन्हें भी मैट्रिसेस से सॉल्व करने का तरीका सीखा है। और अब हम मॉड्यूलर मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट, इसमें जो लीनियर इक्वेशंस है वो लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस कहलाती है। वो लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस बाय यूजिंग रेजिड्यू मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे। एंड दैट्स ऑल वी नीड टू लर्न for the mathematics, which will help us to understand our symmetry cryptography algorithms. Okay. We start with the integer arithmetic. In the integer arithmetic, we'll use a few basic operations, very well known operations, which you already have seen. You can just look at them very quickly. Set of integers क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? इंटीजर डिवीजन, डिविजिबिलिटी और लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट। हम इसको थोड़ा फॉर्मलाइज और टर्म्स को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अदरवाइज यू शुड बी बेसिकली फेमिलियर विद इट। सेट ऑफ इंटीजर, इसके लिए नोटेशन हम यूज करेंगे z, जनरली इट कैन बी एनी,
बट एक जो टिपिकल नोटेशन इस्तेमाल की जाएगी z। और इसके अंदर एज यू नो कि इंटीजर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फ्रैक्शन या फ्लोट, जिसमें डेसिमल या पार्शियल पार्ट भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन इंटीजर में ओनली होल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव होल नंबर्स, all the negative whole number from 0 to plus infinity, from -1 to minus infinity, and 0. So 0, all positive whole numbers, all negative whole numbers, they comprise of a set of integers. अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन से मुराद है ऑपरेशन बिटवीन टू इनपुट्स, और वही एक्सटेंड हो जाता है। अगर 3 है तो you carry out the operation between two, the result comes out, and then you carry out the same operation with the third। अगर वो process associative है तो वो आगे भी जारी रहता है। तो हम 3 किस्म के बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन से मुराद यहाँ बाइनरी नंबर के ऑपरेशंस नहीं है। बाइनरी इज जस्ट फॉर टू टू इनपुट्स ऑपरेशन, यानी एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, और आप उन दोनों को या ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 बाइनरी ऑपरेशंस को हम, जिनको आप 2 इनपुट्स देंगे ए एंड बी और उसके रिजल्ट होंगे। वी ऑल ऑफ अस नो कि अगर इंटीजर का सेट है, इंटीजर के सेट से आप दोनों ऑपरेंड लेते हैं ए बी और बी बी, और ये 3 ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं, तो आपका रिजल्ट सी जो है वो भी इंटीजर के सेट में ही होता है। ये आप कहोगे कि ये क्या कमाल की बात है कि इंटीजर का सेट है और उस पर हमने कोई ऑपरेशन किया तो इंटीजर में रिजल्ट है। कहोगे इट मस्ट बी ऑलवेज ट्रू। नो, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। लेट्स से आप डिवीजन करें तो 2 इंटीजर्स को डिवाइड करें तो रिजल्ट विल बी अ फ्रैक्शन, फ्लोट। इट विल रिजल्ट विल बी नो मोर इन द इंटीजर सेट, और ऐसे ही और बहुत सारे ऑपरेशन। तो ये कि अगर इनपुट्स जिस सेट से हैं और आउटपुट भी उसी सेट में लाए करें, तो इसको हम कहते हैं कि इट इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर दिस सेट। जो हमने बताया इंटीजर का सेट है तो ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर दैट। एक वर्ड हमने जस्ट ऑब्वियस तरीके से ऑपरेशन इस्तेमाल किया है। आगे हम देखेंगे कि ये वर्ड ऑपरेशन सिर्फ इसलिए हमने कहा कि आपकी आउटपुट एक थी। जब आपने 2 इनपुट पे ऑपरेट किया तो रिजल्ट वाज 1 आउटपुट, इसलिए ये वर्ड ऑपरेशन वैलिड है। अगर आउटपुट एक से ज़्यादा हो तो फिर हम इसको ऑपरेशन नहीं कहेंगे। विल गिव इट सम अदर नेम जो आप आगे देखोगे। ये कॉन्सेप्चुअली पूरी बात समझने के बाद अदर थिंग्स आर ऑब्वियस कि अगर आप इंटीजर नंबर लें और उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर में है। अब वो वाला केस हम ले रहे हैं व्हेन इट यू विल नॉट कॉल इट एन ऑपरेशन बिकॉज it does not in that case the result is not of one output, it has 2 outputs। इंटीजर डिवीजन अगर हम करते हैं 2 नंबरों की, लेट्स से वी डिवाइड ए, इसको कहते हैं डिविडेंड, बाय ए नंबर n जिसको हम कहते हैं डिवाइजर। यहाँ बीच में देखिए डिविडेंड है, डिवाइड कर रहे हैं, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं ये डिवाइजर है, और फिर जो इसका आंसर इधर है वो कोशंट है, और जो रिमेनिंग चीज है वो रिमाइंडर है। और इनका आपस में ताल्लुक ये है कि ये जो आपका डिविडेंड होता है, यू गेट दैट
by multiplying these two and adding this r. So आपका dividend is quotient into divisor plus remainder. अच्छा, अब इस केस में हम ये देख रहे हैं कि इनपुट्स तो दो ही हैं, एक ए है और उस पर डिवाइड ऑपरेशन इस्तेमाल करके आपने n से डिवाइड किया, लेकिन इसका रिजल्ट में आउटपुट दो हैं, Q एंड R, एक आउटपुट नहीं है। इसलिए अब इसको हम ऑपरेशन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रिलेशन। ये अब उसी बात को हम दिखा रहे हैं। इंटीजर डिवीजन इज अ रिलेशन एंड नॉट एन ऑपरेशन एज इट हैज मोर देन वन आउटपुट। अभी देखते हैं, Z एक इनपुट थी, A डिविडेंड। आमतौर पर डिवाइजर हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे विदाउट लूजिंग जनरलिटी, क्योंकि अगर फर्ज करो A/n आप कर रहे हो और n नेगेटिव है तो ये साइन, इसके साइन, A का साइन इन्वर्ट हो जाए तो फिर ये पॉजिटिव किया जा सकता है। तो हमेशा आप n पॉजिटिव रख सकते हो। अगर n नेगेटिव है तो वो A के साइन को चेंज करके पॉसिबल हो जाता है। तो हम n को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं इस केस में। अगर हम ये करेंगे तो हमारा क्वोशंट कैन बी इन ए नेगेटिव और पॉजिटिव एनी नंबर integer set. However, again, remainder, it is possible to make it a non-negative number, which means 0 or positive. ठीक, हम ये मॉडल इसलिए इंटीजर सेट में ये चीज़ें n नेगेटिव भी हो है, r भी नेगेटिव हो सकता है, और इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल। हम इस इंटीजर सेट में ही ये कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं और शो कर रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल कि ये कंस्ट्रेंट लगाएं एंड थिंग्स वर्क फाइन, सो दैट व्हेन वी गो टू मॉड अलजेब्रा तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम इसको नॉन नेगेटिव बनाएं आर को। इसलिए हम ये अप्रोच इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हमने एक नंबर को डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर हासिल करना है और रिमाइंडर को पॉजिटिव भी बनाना है, पहले तो एक एग्जांपल एनी डिवीजन की ले लें कि फर्स्ट करें अगर नंबर था -255, ये हमारा है A जिसको, और आपने इसको डिवाइड किया बाय 11, ये आपने 11 डिवाइड किया, ये n, आपका कोशंट -23 और रिमाइंडर -2, ये आपने डिवीजन की तो ये आया, कोशंट ये आया और रिमाइंडर। आप देखें तो इसलिए इस कैलकुलेशन का रिजल्ट और इस कैलकुलेशन का रिजल्ट बराबर होगा। ओके, अच्छा, इसमें अब एक बात ये दिखाने के लिए कि रिमाइंडर को आप जब चाहें पॉजिटिव कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक रिमाइंडर टू बी नेगेटिव तो आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, एंड दैट इज सिंपल कि आप इस तरफ भी +11 करें डिवाइजर, यहाँ इस प्लस के इस साइन पे करें +11 और इधर करें -11। किसी भी नंबर में +11 -11 करने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो -11 करने का मतलब हुआ, इधर -11 ऐड करने का मतलब हुआ कि ये बन जाएगा 11 इंटू -24। ये क्वोशंट जो है ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। हाउएवर इधर +11 करने से ये चीज 9 हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई। अब आपका रिमाइंडर पॉजिटिव हो गया। अभी भी ये रिजल्ट वैलिड है डिवीजन के हिसाब से। अगर आप 11 इंटू -24 +9 करें तो स्टिल योर आंसर विल बी सेम। जो यहाँ पर 11 इंटू -23 -2 है, तब भी रिजल्ट वही था।
तो it is always possible in division to make the remainder positive if you want, just by adding your quotient, just by adding your divisor once to the remainder. However, it will change your quotient, increase your quotient by one more minus value. ओके, सो ये हमने इंटीजर में वो सारा मैकेनिज्म दिखा दिया जो हमने बाद में मॉड में इस्तेमाल करना है. ओके, अब इसको लिखने के तरीके, अगरचे डिवीजन को आप पास्ट में ये साइन इस्तेमाल कर, दो तरह के साइन आपने इस्तेमाल किए हैं पास्ट में डिवीजन को लिखने के लिए. या तो हम इस तरह लिखते हैं, अगर a को डिवाइड करना हो n से, तो एक तरीका तो हम ये लिखते हैं a डिवाइडेड बाय n, एक ये तरीका हम लिखते हैं. और एक तरीका हम लिखते रहे a इस तरह a बाय n, a बाय n, और इसको इस तरह भी लिखते रहते हैं a बाय n, इस तरह भी लिखते रहे. तो डिवीजन को लिखने का पास्ट में ये तीन तरीके हम देखते रहे. यहाँ जो हम फॉर्मल मेथड इस्तेमाल करेंगे, ख़ुसूसन हम कहेंगे अगर a डिवाइजर n को फुल्ली डिवाइड कर रहा है तो हम कहेंगे n इज डिविजिबल बाय a. ये वर्टिकल लाइन इस्तेमाल होगी, इसका मतलब होगा n इज डिविजिबल बाय a. और अगर n a से डिविजिबल नहीं है तो हम कहेंगे n इज नॉट डिविजिबल बाय a. तो ये डिविजिबल और नॉट डिविजिबल की टर्म हम इस्तेमाल करेंगे. और आप देखोगे कि इसमें हम n जो डिवाइजर है वो पहले लिखा जा रहा है. आप ये देखें, यहाँ पर a पहले लिखा जाता था ऊपर, फिर ओब्लिक, फिर n लिखते थे. अब हम इस बात को अब कह रहे हैं इज डिविजिबल, इसलिए हम कह रहे हैं n डिवाइड्स a. ठीक, अब हम कह रहे हैं n डिवाइड्स a अगर रिमाइंडर 0 है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम कहेंगे n डज नॉट डिवाइड a. तो ये हम इस तरह लिख रहे हैं. लाइक अगर ये है, हम कहेंगे 4 डिवाइड्स 32. 4 32 को डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 है. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 8 डज नॉट डिवाइड 42. तो दिस इज द वे हम ये टर्म वर्टिकल लाइन इस्तेमाल करेंगे. इस बात से हम कुछ प्रॉपर्टीज, इस डिवीजन प्रॉपर्टीज देखेंगे, इंटीजर डिवीजन की प्रॉपर्टीज. सम आर वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस एंड सम आर मोर इंटरेस्टिंग. तो हम like property 1, if a divides 1 then a is equal to plus minus 1. a 1 को डिवाइड अगर कर रहा है तो इसका मतलब है a या प्लस है या माइनस 1 है. 1 जो है वो इंटीजर मैथ्स में प्लस या माइनस 1 से ही डिवाइड होगा. दूसरी प्रॉपर्टी, इफ a डिवाइड्स b and b divides a, then a and b, a is equal to plus minus b. यानी अगर दो नंबर ऐसे हैं कि फर्स्ट नंबर डिवाइड्स द अदर and the other number divides the first, then they have to be two equal numbers. Only then it's possible that they divide each other, except their signs can be different.
ये ऑब्वियस वाली प्रॉपर्टीज थी। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सी। ये भी आप दूसरे केस में आप देख चुके हो कि अगर एक नंबर है और ये हम आप इसको, अगर ए जो है, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से यहाँ पे देख लेते हैं। ओके ओके, ये अगर इफ 3 डिवाइड्स 15 and 15 divides 45, then 3 will divide 45. या एक नंबर है, ये उसको डिवाइड कर सकता है, और ये नंबर फर्दर इसका फैक्टर है, तो फिर दिस फर्स्ट नंबर विल डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी है, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए विल डिवाइड सी, इस ये केस में। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको आपने आगे इस्तेमाल करना है। ये हम इससे बिल्डअप कर रहे थे, बट दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी जो हमें इस्तेमाल करनी है अगेन एंड अगेन। ये यहाँ पर हमने ये बेस सीखा, इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए विल डिवाइड m इंटू बी प्लस n इंटू सी, वेयर m and n आर आर्बिट्री इंटीजर्स। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? इसको अगर आप उस शक्ल में लिखो जिससे आप फेमिलियर हो तो फिर ये बिल्कुल इजी है, ये भी कोई ऐसी मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं है। ये हम कहते हैं a डिवाइड्स b, इसका मतलब है हम नॉर्मल अलजेब्रा में लिखें तो b डिवाइडेड बाय a, यानी b इज डिवाइडेड बाय a एंड यू गेट अ होल नंबर। a डिवाइड्स b का मतलब a डिवाइड c, इसका मतलब c डिवाइड बाय a इज ऑल्सो ए होल नंबर, इट्स एन इंटीजर नंबर। अच्छा, अगर ये भी एक होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है और इन दोनों को हम ऐड करें तो इनका सम भी एक होल नंबर होगा। फर्स्ट को ये डिवाइड करने से सपोज 3 आया, ये डिवाइड करने से 7 आया, तो इनका एडिशन भी एक इंटीजर नंबर होगा, होल नंबर होगा। इसको अगर हम ये एक्सप्रेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि a हम नीचे लिखें और ऊपर कहें b प्लस सी, यानी ये दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू b प्लस सी डिवाइड बाय a। ये मैथ्स में इट्स ए सिंपल इक्वेशन कि हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी डिवाइड बाय a, क्योंकि ये डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है। इसका मतलब है कि a विल डिवाइड b प्लस सी एंड गेट ए होल नंबर। अब अगर हर नंबर को b को भी किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, b इंटू एम, c को भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, c इंटू एन, स्टिल इट विल स्टे होल नंबर। क्यों? यहां देखते हैं। अगर b बाय a इज ए इंटीजर नंबर तो फिर इसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, m से कर दें, इट विल स्टिल बी ए इंटीजर नंबर। c बाय a इज एन इंटीजर नंबर, अगर इसको किसी भी नंबर n से मल्टीप्लाई करें तो n c by a will also be an integer number. You agree with that? अगर ये बात ट्रू है तो इसको हम इस तरह फिर लिख सकते हैं कि ये भी एक इंटीजर नंबर है, ये भी एक इंटीजर नंबर है, दोनों इंटीजर नंबर्स का एडिशन विल आल्सो बी एन इंटीजर नंबर, तो रिजल्ट विल बी एन इंटीजर नंबर अगर हम पहले डिवीजन को के लिए m से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को n से मल्टीप्लाई। और इस बात को लिखने के लिए अब हम लिख सकते हैं mb प्लस nc इज इक्वल टू a।
तो इसका मतलब है कि एम बी और एन सी भी ए से डिविजिबल होंगे। ये बात हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देन ए विल डिवाइड एम बी प्लस एन सी। ये वाली बात, ये बात हमने कही है। हमने कहा कि अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ये बात हम यहाँ कह रहे हैं। ओके, अब ये इसकी एग्जांपल्स हैं सारी चीज़ों की। पहले तो ऑब्वियस थे जो हमने बताया था कि अब ओनली इंटरेस्टिंग पार्ट वर दीज टू, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने पहले ही आपको दिखा दी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी एग्जांपल है कि इफ 3 डिवाइड्स 15, 3 divides 15 and 3 divides 9, then 15 multiplied by some number, any number, and 9 multiplied by any number added will be divisible by 3. 3 will divide this. ये अब हमारा वो जो हमने ऊपर कहा था, ये b था हमारा, ये देखिए b है, ये b है, ये हमारा c था, और ये हमारे m और n है। ये m और n, यानी हमने इन दोनों नंबरों को किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई किया और फिर इन्हें ऐड किया, तो ये फिर भी डिविजिबल रहे इसी नंबर से। 3 स्टिल डिवाइड्स देम। अगर हम इन दोनों नंबरों को किसी कांस्टेंट नंबरों से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, फिर भी ये 3 से डिविजिबल रहेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो ये 66 आता है। तो 3 डिवाइड्स 66। ओके, ऑलराइट। अब नेक्स्ट हमारा है जीसीडी। Again, something you have been doing in your college algebra. Can somebody define GCD and how you can find that? What is GCD? All right. So, simple revision of your college algebra. Okay, somebody should tell me what is GCD, greatest common divisor. क्या होता है? और कोई एग्जाम्पल? Yes. ओके, 9 और 12 का जीसीडी क्या होगा? चलिए ये बताइए। Yes, somebody? Simple college algebra question. It's not your this phase question, not cryptography question. What will be the GCD Okay, sir. of 9 and 12? क्या होगा? GCD सर जो एलिमेंट्स हम इंटरसेक्शन पार्ट में लिखे हैं तो उसमें से जो कॉमन होता है वो होता है जीसीडी। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले आप बताएं। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने कॉलेज अलजेब्रा में ये चीज़ें सीखी हैं, या मे बी कोई इधर भी कोई कोर्स विच कोर्स ऑफ मैथ्स यू हैव डन अर्लियर? सर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाइड कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, तो इस लीनियर अलजेब्रा, ओके। तो इधर आपने उसको रिवाइज भी कर लिया।
डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह तो फिर बहुत ही एडवांस्ड आपको मैथ्स आता है, तो ये तो इट्स इंसल्टिंग टू आंसर सच अ बेसिक क्वेश्चन। सर जी सर ये होता है ना हमारे पास, अगर 3-4 डिजिट्स हों, मतलब उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन होता है जो सब पे डिवाइड हो जाता है, बड़ा डिजिट्स जो सब पे डिविजिबल होता है, तो ग्रेट, आपने 3-4 डिजिट्स ले। ग्रेट, वेरी करेक्ट आंसर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो अब बताओ 9 और 12 का जीसीडी क्या होगा? सर 3 होगा फिर। 3 होगा। इन दोनों को कॉमन लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो 3 है। 12 और 16 का जीसीडी क्या होगा? 4 सर 4। ओके, इसको फॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते थे आप कॉलेज अलजेब्रा टाइम में? आप 2 मेथड्स हम इस्तेमाल करते थे वहां। सर एलसीएम वगैरह लेके तो। अच्छा अच्छा, ये अब आपने इंटरेस्टिंग दूसरा लफ्ज बोल दिया, एलसीएम। अब इन दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करना है। इज एलसीएम एंड जीसीडी सेम? सर एलसीएम तो ये हम इस तरह करते हैं ना, वो लोअर लेते हैं, जो सबसे छोटा जो कॉमन डिवाइजर होता है। हाँ, इसमें आप कॉमन डिवाइजर ढूंढते हैं और उसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं, तो ये दोनों आपस में जी सर। हाँ मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, दोनों को जी बारी सर। बारी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जी इनके सर। कैलकुलेट करने के फॉर्मल तरीके भी, पहले हम जीसीडी या एचसीएफ आर सेम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बास जगह एचसीएफ का लफ्ज इस्तेमाल होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों एक ही चीज है। इनको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने 2 तरह के मेथड देखे थे। एक है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कि आप फैक्टर्स बनाते थे और कॉमन फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेते थे और वो तमाम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आप कहते थे ये जीसीडी है। उसको अब पहले डेफिनेशन से ले लेते हैं, फिर फैक्टर से ले लेते हैं, दोनों से। इसको पहले ये है कि फर्स्ट करें, अब थोड़ा सा नंबर बढ़ा के ताकि आपको फॉर्मल उसका वो पता चले। डिवाइजर आपने 12 और 140 का जीसीडी मालूम करना है, तो इस डेफिनेशन के तहत ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपने 12 के भी तमाम डिवाइजर्स मालूम करने। डिवाइजर्स, अभी फैक्टर नहीं हम कह रहे। 12 कैन बी डिवाइड बाय 1, 2, 4, 6, 3, 12। ये इसके सारे डिवाइजर्स पॉसिबल 12 के ये हैं। 140 के डिवाइजर्स, ये सारे 140 के डिवाइजर्स आपने लिख लिए, और इनमें से जो कॉमन डिवाइजर्स थे दोनों के लिए वो यहाँ लिखे हुए हैं। ये इसके हिस्से में भी थे, इसके हिस्से में 1, 2 और 4 इसके तमाम कॉमन डिवाइजर्स थे। ठीक, तो अब इन डिवाइजर्स में, कॉमन डिवाइजर्स में जो हाईएस्ट है वो 4 है, तो जीसीडी इसका 4 होगा। आपने देखा ये तमाम डिवाइजर्स 12 के, तमाम डिवाइजर 140 के, इन तमाम डिवाइजर्स में जो कॉमन है वो, और कॉमन में जो हाईएस्ट है, तो ये हमने इस तरह से इसका ये निकाला। अच्छा, ये काम एक फॉर्मल तरीका है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यूक्लिडियन एल्गोरिदम। हैव यू कम अक्रॉस यूक्लिडियन एल्गोरिदम अर्लियर समवेयर? आप लोगों ने कहीं किसी स्टेज पर कॉलेज टाइम या यहाँ के कोर्सेज में? नहीं सर, यूक्लिडियन? नो सर। अच्छा, you will be surprised that you have been seeing it time and again without knowing that you know it. ये आपको बहुत अच्छी तरह आता है। पहले मैं ये एल्गोरिदम आपको सिखा दूं
फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाई यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। मगर पहले आप इसके एज ए फॉर्मल एल्गोरिदम हम सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स में ये इस शक्ल में मिलेगा। तो पहले इसको सीखते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम कह रहा है ये जीसीडी मालूम करने का। चले, ये तो हो गया बात कि इट फाइंड्स जीसीडी इन ए फॉर्मल वे। उसका राइट साइड पे मैंने एल्गोरिदमिकली भी लिख के शो किया हुआ है, लेफ्ट साइड पे उसकी कैलकुलेशन है। तो हम एक एल्गोरिदम है जिसका नाम यूक्लिडियन एल्गोरिदम है। इट कैन फाइंड जीसीडी ऑफ एनी टू नंबर्स इन ए वेल डिफाइंड फॉर्मल वे, जो हम प्रोग्राम में एल्गोरिदमिकली भी लिख सकते हैं। पहले वो प्रोसेस हम देख लें, फिर एल्गोरिदम देख लेते हैं। प्रोसेस का रूल बेसिकली ये है कि अगर आप जीसीडी ऑफ ए एंड ज़ीरो ले रहे हैं, यानी जब एक नंबर है और दूसरा ज़ीरो है, तो जाहिर है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए होगा, क्योंकि ज़ीरो का तो तब ज़ीरो कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर। तो ए का हाईएस्ट नंबर है, तो ए और ज़ीरो का जीसीडी जब लेंगे तो वो ए है। ये एक असूल हो गया। दूसरा जो रिपीटेडली आप असूल इस्तेमाल करेंगे कि जीसीडी ऑफ ए और बी लेना हो तो इक्वल है जीसीडी ऑफ बी एंड आर के, जबकि आर इज ए रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन। अगर यानी आप ए और बी को डिवाइड करें और आर रिमाइंडर हो, तो आप फिर जीसीडी ऑफ दिस नंबर एंड रिमाइंडर का कैलकुलेट कर लें तो वो सेम होगा। इस बात को इस एल्गोरिदम में इस्तेमाल किया गया है। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर चुके हैं पहले, उसकी बात हम इसके एंड पे करते हैं। मगर प्रिंसिपल क्या है कि अगर दो नंबरों का जीसीडी आप निकालना चाहते हैं तो आप इनको डिवाइड कीजिए। ये बड़ा नंबर है, ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है। डिविडेंट को डिवाइजर से डिवाइड कीजिए और व्हाटएवर इज द रिमाइंडर, फिर आप डिवाइजर और रिमाइंडर का जीसीडी निकालें तो इट विल बी सेम, यानी दे विल बी स्मॉलर नंबर और आप इनका जीसीडी निकाल सकते हैं और आंसर विल बी सेम। ये असूल है जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं रिपीटेडली और हम जीसीडी फाइंड कर लेते हैं। वो क्या कि हमने ये कहा कि हमारे पास शुरू में ये दो नंबर थे ए और बी। यहाँ हम इनको पोजीशंस का नाम R1 और R2 दे रहे हैं। दिस इज अ पोजीशन R1, जैसे वेरिएबल x y z होते हैं तो हमने वेरिएबल x की जगह R1 इसमें a डाल दिया, वेरिएबल R2 में b डाल दिया, और एक और कॉलम, एक और वेरिएबल डिफाइन किया r। तो हमने ये असूल इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि a को b से डिवाइड करें और जो कुछ आंसर r में आए, नेक्स्ट लाइन में आप ये b और r का जीसीडी मालूम, हमने a और b का मालूम करना था, तो हमने कहा इट इज सेम एज, अगर हम डिवाइड करें r आए तो फिर b और r का जीसीडी हम मालूम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज a b का जीसीडी और b r का जीसीडी सेम है। तो हमने फिर b को इधर r के साथ असाइन कर दिया और रिमाइंडर को ये डिवाइजर के साथ असाइन कर दिया, और अब हम इसका जीसीडी मालूम कर रहे हैं। और हम इसी तरह फिर इनको डिवाइड करेंगे, इसका जो रिमाइंडर है वो इस वेरिएबल में डालेंगे और नेक्स्ट में फिर ये R2 वाली जगह की चीज़ को R1 पे ले आएंगे और R की जगह को R2 पे ले आएंगे। तो रिपीटेडली हम ये काम करते रहेंगे, ये वाला काम कि डिवीजन करते हैं और फिर डिवाइजर को इधर लिख देते हैं, रिमाइंडर को इधर लिख देते हैं और फिर डिवीजन करते हैं, फिर रिमाइंडर आता है, फिर इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं टिल द टाइम कि हमें यहाँ पर R1 ये यानी A रह गया और इधर 0 आ जाए। जब यहाँ 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि नाउ वंस वी हैव 0 हियर, व्हाटएवर इज द नंबर इज द जीसीडी। तो इस असूल को यूज करते रहे रिपीटेडली और आखिर में जब ये A0 वाली चीज आई तो हमने कहा ओके जीसीडी इज A।
ये यहाँ पर प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल्स की शक्ल में इस प्रोसेस को इस तरह लिखेंगे कि इनिशियली आपने R1 वेरिएबल में a को डाला, वैल्यू a जिसका जो किस्म का डिविडेंड है, बड़ा नंबर जो आपने यहाँ डाला। दूसरा नंबर b को यहाँ R2 में असाइन किया, तो असाइन a टू R1 b टू R2, ठीक है, जो यहाँ पर है। फिर आप एक लूप बनाया आपने जिसमें आपने कहा while R2 is greater than 0, जब तक R2 greater than 0 रहा आप इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, और जब R2 0 हो जाएगा तो आप इस लूप से बाहर निकलेंगे। तो जब तक R2 greater than 0 है आपने ये काम किया, और ये काम क्या है कि आप R1 को डिवाइड करते हो R2 से और कोशेंट मालूम करते हो Q। अच्छा, जब आपको कोशेंट मालूम हो जाए तो आप क्वेश्चन मालूम हो जाता है तो R1 जो डिविडेंड है माइनस QR2 इज इक्वल टू R। क्वेश्चन आपको अगर पता हो तो आप R1 और R2 की हेल्प से R फाइंड कर सकते हो। किस तरह? ये एग्जाम्पल है कि अगर R1 है उसको आपने R2 से डिवाइड किया, आपका क्वोशंट RQ आया और रिमाइंडर R आया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि R विल बी बेसिकली R1, ये जो हमारा होता है, इज इक्वल टू Q इंटू R2 प्लस R। ये अभी हमने सीखा कि ये जो डिविडेंड होता है ये इन दो की मल्टीप्लिकेशन प्लस ये होता है। तो हमने कहा R1 इज QR2 प्लस R। अब हम इसमें से चाहें कि R की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम R इस तरफ लिख लिया, हमने R रहने दिया, और ये QR2 इस तरफ ले गए, R1 माइनस QR2। सो यू कैन कैलकुलेट R by taking the dividend R1 and subtracting quotient multiplied by R2 जो डिवाइजर है। सो अगर आपके पास क्वोशंट हो और R1 और R2 हो तो आप R कैलकुलेट कर सकते हो। ये हम यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। तो यहाँ इस प्रोसेस में आप यही कर रहे हो कि R1 और R2 को डिवाइड करके क्वोशंट फाइंड किया। आपके पास R1 R2 थे, इन्हें डिवाइड किया, क्वोशंट पता चल गया। अब आपने R1 में से सब्ट्रैक्ट किया क्वोशंट इनटू R2 और R फाइंड कर लिया। ये कैलकुलेट किया आपने R, रिमाइंडर ये। और जब ये कैलकुलेट हो गया तो आपने ये वाला असूल इस्तेमाल करने के लिए आपने कहा कि अब मैं R1 में जो कुछ R2 में चीज़ थी वो R1 में असाइन कर दी, और जो अब रिमाइंडर मैंने कैलकुलेट किया है उसे R2 में असाइन कर दिया। तो इन दो पोजीशंस को रिपीटेडली आप चेंज करते रहेंगे कि अब आपने R2 को R1 में असाइन कर दिया और R को R2 पे असाइन कर दिया। ये वाला काम, R2 R1 को असाइन कर दिया और R जो है वो R2 को असाइन कर दिया। और फिर आप ये प्रोसेस रिपीट करने शुरू हो गए, क्योंकि अब R1 R2 नए ये वैल्यू है, इसकी मदद से फिर आपने डिवाइड किया, फिर क्वोशंट लिया, फिर R कैलकुलेट किया, और फिर R2 को R1 और R को R2 में किया, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहा। ये रिपीट होता रहेगा लूप टिल द टाइम R2 इज ग्रेटर देन 0। ये काम होता रहेगा। व्हेन R2 विल बिकम इक्वल टू 0 आप इस लूप से जब R2 0 होगा तो आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। उस वक्त आप कहेंगे कि GCD ऑफ दीज टू नंबर्स इज व्हाटएवर इज R1। ये वाली बात कि जो कुछ R1 में है वो GCD है। ओके, ये एज ए प्रोसेस और एज ए एल्गोरिदम आपको यूक्लिडियन एल्गोरिदम समझ आया या कोई क्वेश्चन है?
जी सर अभी से एक दफा दोबारा करवा दें जरा। ओके अच्छा, अब मैं दोबारा कराने से पहले आपको वो याद करा दूं, फिर आपको और आसानी हो जाएगी यहाँ, क्योंकि हमने पहले प्रोसेस तो फिर भी करना था एल्गोरिथम कि वाई आई से कि यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल, मे बी आपने इसका नाम यूक्लिडियन एल्गोरिथम ना सुना हो, बट यू मस्ट हैव डन इट मैनी अ टाइम्स। मैनी अ टाइम्स क्या है? जिस तरह हमने बताया था कि जीसीडी कैलकुलेट करने के दो तरीके आपने कॉलेज अलजेब्रा में सीखे थे। एक था बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें आप फैक्टर्स बनाते थे और उन कॉमन फैक्टर्स को निकालते थे और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करते थे। वो मैं आपको, चलें एक एग्जांपल हम वही वाली ले लेते हैं। ओके 12 और 16 वाली जो अभी आपने बताया था मुझे, जिसका आंसर भी सही बताया था, बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन 12 और 16। ठीक है, 12 हम स्मॉलेस्ट फैक्टर बनाते थे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बनाते थे। ओके अच्छा, फिर हम 16 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 स्मॉलेस्ट फैक्टर्स बनाते थे इस तरह से करके। ये जो ये 16 है तो आप यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 8, फिर करते हैं, इस तरह ये फैक्टर्स बनाए आपने। और इनमें से आप कॉमन फैक्टर्स लिखते जाते थे, इधर ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, ये आपने किए। फिर जो कॉमन नहीं है वो सब छोड़ दिए, सिर्फ कॉमन वालों को बाहर लिखा। 2 इंटू एक एक दफ़ा ये वाला लिखा, फिर ये कॉमन है ये लिखा, और इन दो को मल्टीप्लाई किया तो आपको जीसीडी मिल जाता था बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो 2 इंटू 2 4, ये इस तरह हम कहते थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिहाज से भी आपने मुझे बताया इन दो के दरमियान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, वो सही था। इसको बाय फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करने का ये तरीका था, लेकिन एक और तरीका भी इसे कैलकुलेट करने का था, और वो हम कहते थे फाइंडिंग जीसीडी बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। डू यू रिकॉल finding GCD by the method of division? Anybody recalls that? नहीं, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। आप कहते थे कि अगर आपने 16 और 12 का GCD मालूम करना है तो आप 16 लिखेंगे यहाँ, ठीक है, और 12 से डिवाइड करेंगे। ओके 12 1 12, और फिर आप ये सब्ट्रैक्ट करते थे, ये 4 आ गया। फिर आप इस रिमाइंडर से अगले स्टेप पर इस चीज को, डिवाइजर को डिवाइड करते थे। जी सर ठीक है समझ गए। ठीक है, और फिर इसमें आप कहते थे ओके 4 2 4 3 12, और ये प्रोसेस जब तक रिमाइंडर्स आते रहते थे ये प्रोसेस जारी रहता था, और एंड में जी जब सर जीरो, यहाँ जीरो आ जाता था तो आप कहते थे कि दिस इज माय जीसीडी। डिवाइजर को जी आप सर GCD, ये जो जीसीडी बाय मेथड ऑफ डिवीजन है, इट इज सेम एज यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब आप इसको देखो, इसमें आप क्या कर रहे हो, यहां आप ये R1 R2, इसको आपने R1 कह दिया, इसको आपने R2 कह दिया, आपने R1 और R2 को डिवाइड किया, और फिर इनसे ये रिमाइंडर फाइंड किया, ये रिमाइंडर आ गया। अगले स्टेप में आपने इसको R1 कह दिया, ये जो था इधर R2 था उसको R1 कर दिया, और अब रिमाइंडर को R2 कर दिया, और फिर ये काम शुरू कर दिया R1 R2 करके, अगेन रिपीटेड। यानी जो आपका इस केस में रिमाइंडर आया था उसको आपने अगले क्वेश्चन के लिए इस डिवीजन के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये वाली बात आप देख रहे हैं, ये शिफ्टिंग जो आपने यहाँ की थी वही काम हम सर यहाँ कर रहे जी हैं।
और फिर सर यही R1 जो उधर आया हमारे पास, ये नीचे इसका रिमाइंडर बचेगा, ये फिर R उसके अंदर चले ये जाएगा। डिवाइजर बन जाता है। जो आपका जी रिमाइंडर सर। बचता है वो फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर बन जाता है, और पिछला जो डिवाइजर है वो अंदर चला जाता है एज ए डिविडेंड। यहाँ पर पहले ये डिवाइजर था 12, ये अब डिवीजन में अंदर आ गया डिविडेंड की जगह, और रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर की जगह आ गया। ये वाला काम हमने यहाँ किया है, और ये आप रिपीट करते रहे। जब आपका रिमाइंडर 0 आया तो आपने उस वक्त जो भी कोई डिवाइजर था उस पोजीशन में उसको आपने आंसर कर दिया। ये आखिरी। तो it is actually finding GCD by the method of division which you have done, उसी को जब फॉर्मल तरीके से मैथ्स में शो किया जाता है algorithmically, तो it's called this Euclidean algorithm. So it is this thing which you have done in college algebra, and this thing is exactly the same. इसी बात को, इस काम को एज ए प्रोग्राम अगर आप लिखेंगे, ये डिवीजन बाय फाइंडिंग जीसीडी बाय मेथड ऑफ डिवीजन, अगर आप इसको एज ए प्रोग्राम लिखेंगे तो ये लिखेंगे। आप कहेंगे कि पहले मैं डिवाइजर को R1 वेरिएबल में डाल रहा हूँ, डिविडेंड को R2 वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और फिर मैं इन दोनों को फाइंड करके Q मालूम किया, और Q के जरिए से मैंने R रिमाइंडर फाइंड किया। जब मेरे पास रिमाइंडर आ गया तो अब मैंने R1 में जो मेरा ये था बीच का जो डिवाइजर था उसमें डाल दिया, और रिमाइंडर को R2 में डाल दिया, और फिर इसको रिपीट किया। और मैं ये करता रहूँगा टिल द टाइम ये R2 मेरा 0 हो जाए और मैं बाहर निकलूँ, और फिर मैं उस वक्त आंसर जो कुछ R1 में है उसको आंसर कह दूं कि मेरा GCD है। ठीक है? जी सर। ओके, ऑलराइट। सो हमें ये एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम आ गया। अब आप चाहें तो ये एग्जांपल्स यू कैन प्रैक्टिस इन योर टाइम। यहाँ मैंने वो एग्जांपल्स आपको शो किया, आपकी बुक में भी एग्जांपल्स हैं। यू मस्ट क्विकली प्रैक्टिस, ये बाद में आपके काम आएंगे। फर्ज करें, अब इसका फ़ायदा क्या है, बहुत बड़े बड़े नंबर भी हैं, 2740 1760, इनका जीसीडी मालूम करना है। आपने वही तरीका स्टैंडर्ड एल्गोरिथम के तहत, प्रोग्राम भी ये इसको सपोर्ट करेगा, और आपको यहाँ भी कैलकुलेशन, इधर R1 में 2 बड़ा नंबर लिख दिया, दूसरा छोटा लिखा, डिवाइजर इन्हें डिवाइड के, इधर बल्कि हमने क्वोशंट भी लिखना शुरू कर दिया, ताकि वो जो R हम फाइंड करते थे कि दिस नंबर माइनस दिस इनटू दिस से रिमाइंडर निकलता है। हमने अभी ये बात तय की है पीछे। तो हमने R1 R2 लिखे, ये 1 से डिवाइड होते हैं, तो 2740 माइनस 1 इंटू 1760 इज दिस रिमाइंडर। फिर हमने इसको इधर लिख दिया, 980 को इधर लिख दिया। अब ये काम किया, ये क्वोशंट है, फिर ये रिमाइंडर, फिर इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, फिर यही काम किया, फिर ये यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, फिर ये अब 3 क्वोशंट आया, तो 780 माइनस 3 इंटू 200 इज 600, इज रिमाइंडर इज 180। फिर ये यहाँ लिख दिए, फिर इस प्रोसेस को किया, और आखिर में जब ये 20 और 0 आ गया, अब ये हमारा R2 0 हो गया। इस वक्त R1 की जो वैल्यू है वो GCD है, और उसका GCD ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 20। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है 25 एंड 60। इसमें एक नोट करने की बात यह है कि अगर आप गलती से, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे बड़ा वाला लिखें और यहाँ छोटा लिखें, तो आपकी पहली डिवीजन से ही काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑटोमेटेड तरीके से पहला को R1 को असाइन करना था और दूसरे को R2 में, और आपका पहला छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, स्टिल दिस एल्गोरिथम विल वर्क, क्योंकि पहले स्टेप में क्वोशंट 0 आएगा, और जब आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे और इसको इधर लाओगे और इसको इधर लाओगे, तो दोबारा 60 सही जगह पर बड़े नंबर पे आ जाएगा, 25 दूसरे पर आ जाएगा। एक स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा हुआ विद ए 0 क्वोशंट, बट इट विल स्टिल वर्क। और फिर आगे आपने ये काम किया कि ये इसका क्वोशंट 2 होगा, तो आपने कहा 60 माइनस 2 इंटू 25, 50 विच इज 10, तो 25 और 10 यहाँ आ गए। अब इसका क्वोशंट फिर 2 है, तो 25 माइनस 2 इंटू 10, तो फिर 5 आ गया। फिर ये 10 और 5 लिखे,
तो इससे डिवाइड किया 2 और 0 हो गया, और अब आपने जब 5 और 0 लिखा तो आपका 5 इज द जीसीडी. ओके, सो हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम्स वर्किंग. अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताइए कि अगर जीसीडी दो नंबरों का 1 है तो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू नंबर्स? जब दो नंबरों का जीसीडी 1 हो तो ये नंबर आपस में इनका क्या रिलेशन है, ये क्या हो, किस तरह के नंबर होंगे? एक चीज आप लोगों ने सीखी भी है, प्राइम नंबर्स. दोनों मतलब ए बी पे और बी ए पे. हाँ. अच्छा, आपने किस सीखा हुआ है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो सीखा हुआ है आपने. प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? सर प्राइम नंबर तो ये होता है कि अपने सिवा उस पर कोई और टेबल नहीं जाता, मतलब उस पर मल्ट नहीं होता. बिल्कुल, यानी ऐसा नंबर जो 1 या अपने ऊपर ही सिर्फ डिवाइड होता हो, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना होता हो, तो वो प्राइम नंबर है, एब्सोल्यूट प्राइम. जी सर. ठीक है. और कंपोजिट जो अपने और 1 के अलावा भी डिवाइड हो जाता है, वो कंपोजिट नंबर है कि उसके फैक्टर्स बन सकते हैं. ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सम. इस केस में ये जो ए और बी हैं, इसका मतलब है इनके दरमियान को कॉमन फैक्टर, ए और बी के दरमियान कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 है. ए और बी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है. अब ये क्या होंगे आपस में, ए और बी का क्या रिलेशन होगा? अगर ये प्राइम नंबर होंगे, ए और बी दोनों प्राइम नंबर होंगे, तब भी इनके दरमियान ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा. लेकिन इस केस में अगर ये प्राइम नंबर नहीं भी होंगे, तब भी इनके दरमियान ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो सकता है. देयर कैन बी नंबर्स जो प्राइम नंबर ना हो, उसके बावजूद उनका आपस में कॉमन फैक्टर 1 हो. कैन यू गिव सम एग्जांपल ऐसे नंबरों की? कि नंबर तो नंबर है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन उन नंबरों के दरमियान कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है. कैन यू गिव सम एग्जांपल? I can give some, let's say 15. And 8. इसके भी बहुत से फैक्टर हैं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, मगर इनका जीसीडी क्या होगा? जीसीडी क्या होगा 15 और 8 का, बताएं. इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 15 और 8? बताओ भाई. 1. जी सर. हाँ बताओ. सर सेम तो नहीं होगा सर. नहीं नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों के दरमियान, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? इन दो नंबरों का जीसीडी क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अभी आपने पीछे मुझे बताया, जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 और 9 का बताओ, तो आपने कैसे बताया कि 3. इसका हाईएस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करता हो और इसको कॉमन डिवाइड करता हो और कॉमन हो, वो 3 है. ये 3 से ये भी डिवाइड हो सकता है 3. इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, दैट इज जीसीडी.
3। फिर मैंने आपसे कहा 12 और 16 का जीसीडी बताओ, आपने कहा 4। क्यों? 4 इज ए नंबर, हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 8 और 15 का जीसीडी बताएं, इनमें देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन 1 जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। आप देख लो, 2 दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, 6, 7 आगे 15 से आगे तो ट्राई करना भी यूजलेस है। तो 1 इज द ओनली नंबर जो इन दोनों को, हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इजंट दैट ट्रू? ठीक है? यस सर। अच्छा, जी सर, यस। इन नंबरों को हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम। यानी ये वैसे तो प्राइम नंबर नहीं है, एब्सोल्यूट प्राइम नंबर तो नहीं है, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसके भी फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसके भी फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5, लेकिन आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम। यानी एक दूसरे के लिए रिलेटिवली तो ये प्राइम है। 8 और 15 आर द रिलेटिव प्राइम। एब्सोल्यूट प्राइम इनमें से कोई भी नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों कंपोजिट नंबर हैं, मगर एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक रिलेटिव प्राइम का है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्राइम, जो आपको काम आएगा बार बार। समझ गए ये बात? आप समझ गए? जी सर। ओके, ऑलराइट। तो A and B are relative prime, which means they have no common factor greater than 1 in fact. जैसे 14 और 15 दोनों 15 का है 3 इंटू 5, 14 का है 2 इंटू 7। ये दोनों कंपोजिट नंबर है, मगर इनमें कोई फैक्टर 1 से ज्यादा बड़ा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इसका कोई फैक्टर इसका से कॉमन नहीं है। ठीक है? तो ये रिलेटिव प्राइम है। अगर फर्ज करें इसमें ये होता 6 और ये है लेट्स से 15 ही रहता, ये 15 ही था। अब इसके अंदर 3 कॉमन फैक्टर है दोनों में, इसका जीसीडी भी 3 होगा और कॉमन फैक्टर है जीसीडी दोनों के दरमियान, इसलिए ये रिलेटिव प्राइम ना होते 6 और 15, लेकिन 14 और 15 रिलेटिव प्राइम है क्योंकि इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा नहीं है। ओके, अब हम एक इसमें आखिरी चीज देख रहे हैं, एक्सटेंड, ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम ही को एक्सटेंड करने का, कि ये एक्सटेंड कैसे करें। ये फिर काम आ जाता है हमें, ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है। एक्सटेंड करने से मुराद क्या है? इसको जो अभी हमने सीखा है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये जो पीछे आप सीख चुके हो, ये जो आपने सीखा था और इसकी एग्जांपल्स भी की थी, ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम था। ठीक है? इसको एक्सटेंड भी किया जाता है और उससे और एडिशनल फायदे उठाए जाते हैं। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की बेस रीजन सिर्फ हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि अगर 2 नंबर ए और बी हों, ये एक प्रॉपर्टी ए और बी हैं, तो इन नंबरों को अगर हम a को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और b को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड करें, तो ये दे स्टे इक्वल टू जीसीडी ऑफ दीज 2 नंबर। ये एक प्रॉपर्टी है जो मैथमेटिकली भी प्रूव की जा सकती है और आप एक्चुअल नंबरों में भी इसको टेस्ट कर सकते हो कि 2 नंबर लें, उसका जीसीडी जो होगा वो ईच नंबर को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के इक्विवेलेंट होगा। ओके, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इस s और t को जो है ये मालूम कर सकते हैं, ये s और t, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें पता चल गई है, इसके बेस पे हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को एक्सटेंड करके s और t की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। वो ये है, हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये सीखा था जो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम दोबारा यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, ये वही है, यू रिमेम्बर। इसमें अब चेंज 2 कॉलम आपने और ऐड कर दिए। एक कॉलम हम कहते हैं ये S का कॉलम है और इसमें हम कह रहे हैं जैसे यहाँ R1 R2 था, इसमें हम S1 और S2 ले रहे हैं, लेकिन इसको शुरू से वैल्यू हम 1 और 0 दे रहे हैं।
S1 को 1, S2 को 0। इधर हम T1 और T2 ले रहे हैं और T1 को 0 और इसको 1 की वैल्यू दे रहे हैं। जिस तरह यहाँ R1, R2 और R थे, इसी तरह यहाँ S1, S2 और S है, ये S इसका रिमाइंडर है, और इधर T1, T2 और T है, T इसका रिमाइंडर है। यहाँ की R1 और R2 की वैल्यूज A और B हैं जो हमने लिए थे, जिनका आप GCD मालूम कर रहे थे, और ये रिमाइंडर था, इधर क्वोशंट था जो हमने मालूम किया था क्वोशंट जब कैलकुलेट किया था, और ये प्रोसेस हमने अभी सीखा है GCD मालूम करने का। इस एक्सटेंडेड में हम यही Q जो यहाँ पर आपको मालूम हो रहा था Q, और जिसके जरिए से आपने R1 माइनस Q R2 से R निकालते थे, यही Q आप हर जगह इस्तेमाल करोगे और आप कहोगे S1 माइनस Q S2 से S निकल आएगा। फिर आप कहोगे T1 माइनस Q T2 से T निकल आएगा। बिल्कुल वही प्रोसेस जो आप इधर कर रहे हो, इस Q को इस्तेमाल करते हुए इधर भी वही प्रोसेस आप जारी रखोगे, और एंड में रिजल्ट क्या होगा कि इधर जब आपका GCD कैलकुलेट होगा, आखिर में R1 0 से आपको GCD पता चलेगा, उस टाइम में इधर जो S1 की वैल्यू है वो S कहलाएगी, फाइनल S, और इधर जो T1 की वैल्यू है वो फाइनल T कहलाएगी। और हम जो अभी कह रहे थे कि आप S और T मालूम कर सकते हो बाय द एक्सटेंडेड एल्गोरिथम, वो ये है कि इधर GCD का यूक्लिडियन चलाओ और पैरेलल में ये S और T के भी चलता जाए, तो एंड में जहां जब इसका GCD पता होगा उस वक्त इधर S और T भी पता चल जाएंगे। इसी चीज को अब अगर हम एल्गोरिदम की शक्ल में लिखें और पिछले एल्गोरिदम को एक्सटेंड करें तो वो ये बन जाता है यहां पे कि हमने पिछले एल्गोरिदम में क्या कहा था, हमने कहा था R1 और R2 जो है वो A B हैं, और फिर हमने कहा था while R2 is 0 फाइंड द क्वोशंट, R पता चल जाएगा R1 माइनस Q R2 से, ओके। तो हम इसमें कह रहे थे कि R आपको अभी जो हमने पीछे किया था वो ये था, R1 R2 A B असाइन कर दिए, फिर हमने ये लूप लिखा, Q फाइंड किया, R को Q की मदद से सॉल्व कर लिया, इस लूप को हम चलाते रहे, और जब R2 0 हुआ तो हमने कहा कि जो कुछ R1 में है वो GCD है। ये काम हम कर चुके हैं। अब ये S और T वाला पार्ट जो एक्सटेंडेड एल्गोरिथम में है वो ये है कि अब आपने इसमें S1 में 1 दिया, S2 में 0 दिया, इसी तरह T1 में 0 और T2 में 1, इसके स्टार्टिंग इन वैल्यूज से है। और हर दफा जब ये Q आपने R1 R2 का जो फाइंड किया था, उसी Q से आपने रिमाइंडर S का भी निकाल लिया। S कैसे हुआ, S1 माइनस Q S2, और फिर वही आगे ये शिफ्ट कर देते हैं कि S2 को S1 में और S को S2 में, जैसे यहाँ पे था R2 को R1 और R को R2 में, इसी तरह यहाँ भी। और फिर T के लिए भी हमने यही किया कि T इज T1 माइनस Q T2, और फिर T2 को T1 और T को T2 में डाल दिया, और ये रिपीट करते रहे। यानी हमने ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया, ये इनिशियलाइज किया और ऐड कर दिया, और वही लूप चलता रहा। और जब आप उस लूप से बाहर निकले तो GCD फाइंड करने के अलावा आपको S की वैल्यू इन S1 मिल गई और T की वैल्यू इन T1 मिल गई। ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, और इसको अब आप एज एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको ये एग्जाम्पल नजर आ जाएगी। ये ओके, ये देखें, हम कह रहे हैं 161 और 28 का
GCD भी मालूम करें और वैल्यू ऑफ S एंड T भी मालूम करें। तो अब हम ये करने के लिए हमने 161 और 28 लिखा, इसको डिवाइड करके कोशेंट मालूम किया और हमने कहा 161 माइनस 5 इंटू 128, 5 इंटू 28 इज 21। R1 माइनस Q R2 से 21 निकल आया। फिर ये इसको इधर किया, इसको इधर किया, ये क्वेश्चन फिर और ये प्रोसेस किया, एंड में 70 आया। तो 161 और 28 का GCD 7। ये हिस्सा हमारा यूक्लिडियन का है जो हमने नॉर्मल किया। इसी में ये दो कॉलम हमने और ऐड किए, एक में S1 S2 S, T1 T2 T, S1 और S2 को इनिशियली 1 0 डाला और इसको 0 1 डाला। अब क्या होगा, जब ये Q यहां निकला 5, तो अब इस हिस्से में क्या होगा, 1 माइनस 5 इंटू S2, यानी S1 माइनस Q S2 से S भी निकल आएगा उसी Q से, और ये वैल्यू बनी 1। फिर ये 0 और 1 हो जाएंगे, और अगली दफा फिर ये 0 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1, और फिर ये वैल्यू इधर आ जाएगी, और फिर ये होगा 1 माइनस 3 इंटू -1, तो ये जाएगा 4, और फिर ये इस तरह, और आखिर में ये -1 जो यहाँ पर है S1 की जगह, ये S की वैल्यू होगी। इसी तरह T2 में भी यही कैलकुलेशन होगी, 0 माइनस 5 इंटू 1, क्योंकि T विल बी T1 माइनस Q T2, तो आप जब ये करेंगे तो ये -5, फिर ये 1 और -5 इधर आ गए, फिर वही कैलकुलेशन हुई, 1 माइनस 1 इंटू -5 6, और ये फिर, और अब इसका आंसर T का 6 आ गया। तो इस तरह आपको S और T भी मिल गए इस केस में, और आपका ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन की एग्जाम्पल होगी। अब हमारा टाइम खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये S और T लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर आपको S एंड T मालूम हो तो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर। वी लर्न इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, I'm sorry I could Okay, sir. put your lectures on the Google Classroom because my lab engineer was on holiday vacation. I will request somebody else and he will put the lectures, inshallah. Today all 4 classes lectures which we have done will be put into Google Classroom, and we will inform you on the Google group for all the 4 lectures. I will ask somebody else to do that, right? And inshallah we should meet that. I'm sorry I could not do that yesterday because he was on holiday. All right, you should have all 4 lectures with Google Classroom, and your information on that will be communicated on the group, the names of the groups. Okay? ओके सर, थैंक यू। क्योंकि सर ये हमारे लिए फिर बर्डन हो जाता है क्योंकि आप क्लास आगे चलते रहते हैं और हम पीछे रहते हैं। Absolutely, it's nice that you people are worried about it and you care about it. So we must do it for all, in fact all classes अगर कोई रह गई